सो आज की वीडियो में बात करेंगे कि एनुअल वैल्यू क्या होती है, उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, फेयर रेंटल वैल्यू क्या है, म्युनिसिपल वैल्यू क्या है, स्टैंडर्ड रेंट क्या चीज़ है, डी फैक्टो रेंट क्या है, एक्चुअल रेंट क्या है, म्युनिसिपल टैक्स किस तरह से लेस होगा। तो काफ़ी सारे टॉपिक हैं आज की वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो यहाँ पर आज की वीडियो में बात करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में एनुअल वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करना है। इससे पहले लास्ट वीडियो में कंप्लीट थियोरेटिकल बात हम कर चुके हैं कि डीम्ड ओनर क्या होता है, या फिर पुलिस स्टेशन को जब हम मकान अपना किराए पर देंगे उस केस में क्या होगा, लीज का केस क्या है, कौन सी इनकम एग्जम्प्ट होगी, रेंट पर आने वाली इनकम पर किस तरह से टैक्स लगेगा भी या नहीं लगेगा भी तो कौन सी हेड में जाएगा या इसी में आएगा। तो काफी सारी बात की है लास्ट वीडियो में, तो उसे देखना ना भूलें। उसके बाद ये नेक्स्ट वीडियो यानी कि ये है वीडियो नंबर 2, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो एनुअल वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर एनुअल वैल्यू को सबसे पहले तुम्हें समझना होगा। एनुअल वैल्यू तो यहाँ पर हाउस की ही होगी, लेकिन जब एनुअल वैल्यू की बात आती है तो लोग यहाँ पर दिमाग में सोच लेते हैं कि एनुअल वैल्यू का मीनिंग होगा कि जो रेंट हमें एक साल के अंदर घर के लिए मिला, जो हमने किराए पर दिया था, वो एनुअल वैल्यू है। लेकिन ऐसा नहीं है। एनुअल वैल्यू वो वैल्यू होती है जिस वैल्यू पर हम अपने घर को किराए पर दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5000 पर मंथ के अकॉर्डिंग किसी घर की वैल्यू निकली है और इंटू 12 हो जाएगा, यानी कि 60,000 रुपए एक साल का किराया उन्हें मिलेगा। तो ये जो 5,000 रुपए है ये हो गई एनुअल वैल्यू, लेकिन ये हर घर की अलग अलग होगी, उसकी कंडीशन पर डिपेंड करेगा कितने रूम है, उसमें कितना स्पेस है। तो उसी तरह से ये जो 5,000 का हमने एग्जांपल है, ये 5,000 वाली जो वैल्यू है इसे कैलकुलेट कैसे करना है ये हम समझेंगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी डज नॉट मीन रेंटल इनकम बट इट मीन्स द सम फॉर व्हिच द बिल्डिंग माइट रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू बी लेट आउट फ्रॉम ईयर टू ईयर। जैसा हमने अभी बात की कि इसका एनुअल वैल्यू का मीनिंग ये नहीं है कि कितने रेंटल इनकम के लिए हमने अपनी बिल्डिंग रेंट पर दी, किराए पर दी, बल्कि वो वैल्यू है जिस पर हम अपनी बिल्डिंग को किराए पर दे सकते हैं। एक और इसकी इजी डेफिनेशन देखते हैं। This sum for which the property might reasonably be expected to be let out year to year। तो साल दर साल जिस कीमत पर हम अपनी बिल्डिंग को किराए पर दे सकते हैं वो होगी एनुअल वैल्यू। तो यहाँ पर इतनी बात क्लियर करने के बाद अब हम समझेंगे जीएवी क्या चीज है। एनुअल वैल्यू की डेफिनेशन तो हमने समझ ली कि जिस वैल्यू पर हम अपने घर को रेंट पर दे सकते हैं वो वैल्यू एनुअल वैल्यू हो गई। लेकिन अब कंसेप्ट आता है जीएवी क्या चीज है। जीएवी यानी कि ग्रोस एनुअल वैल्यू, यानी कि जो हमने अभी एनुअल वैल्यू की बात की उसे निकालने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा ग्रोस एनुअल वैल्यू, जिसमें हम फाइंड करेंगे एनुअल वैल्यू। तो सबसे पहले यहाँ पर 4 पॉइंट हमें ध्यान में रखने होंगे। नंबर 1 इज फेयर रेंट, सेकंड वन इज म्युनिसिपल वैल्यू, थर्ड वन इज स्टैंडर्ड रेंट, एंड फोर्थ वन इज एक्चुअल रेंट, या फिर जिसे हम डी फैक्टो भी कहते हैं। तो यहां पर ये 4 टर्म्स मैंने लिख दी हैं। नंबर 1 इज फेयर रेंट, सेकंड वन इज म्युनिसिपल रेंट या फिर म्युनिसिपल वैल्यू, थर्ड वन इज स्टैंडर्ड रेंट एंड फोर्थ वन इज एक्चुअल रेंट। तो यहाँ पर इन्हें लिखने के बाद जो चीज हमें समझ आती है वो है कि म्युनिसिपल वैल्यू जो म्युनिसिपल होती है, नगर पालिका होती है, उसमें जो होगी, और एक्चुअल वैल्यू जो हमें मिली होगी। लेकिन चारों को हम समझते हैं वन बाय वन। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है फेयर रेंट क्या होता है। फेयर रेंट का मीनिंग है उचित किराया, उचित मूल्य, यानी कि जो हमारी बिल्डिंग है, ये हमारी बिल्डिंग मान लीजिए मिस्टर ए है, उधर
ये बिल्डिंग है मिस्टर बी की, ये है मिस्टर सी की। तो यानी कि सेम लोकेलिटी में हमारी बिल्डिंग के जैसे ही और जो दूसरी बिल्डिंग्स हैं उनके किराए को आपस में मैच किया जाएगा। कि मान लीजिए बी ने अपनी बिल्डिंग को किराए पर दिया 5,000 के लिए, सी ने भी 5,000, तो हमारा भी 5,000 के लिए हो जाएगा। अगर हमारी बिल्डिंग और बी और सी की बिल्डिंग सेम है, यानी कि इनकी बिल्डिंग में भी 4-4 कमरे हैं और हमारी में भी 4 है, यानी कि एरिया भी बिल्कुल सेम है, जो स्पेस है वो भी बिल्कुल सेम है, यानी कि फेयर रेंटल वैल्यू जो सेम लोकेलिटी में और हमारे घर की तरह ही, हमारी बिल्डिंग की तरह ही सेम, और जो बिल्डिंग्स हैं, जो घर हैं, वो जो लोकेलिटी में किराया होगा वो फेयर रेंट कहलाएगा। सेकंड वन इज म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू जो म्युनिसिपल अथॉरिटी होती है, नगर पालिका होती है, उसमें जब हम टैक्स देते हैं तो एक वैल्यू सर्टेन होती है उनके रिकॉर्ड्स में, हमारे बिल्डिंग की, हमारे घर की, उसी के अकॉर्डिंग हम टैक्स देते हैं। तो म्युनिसिपल वैल्यू तो वही हो गई जो म्युनिसिपल में होगी। थर्ड वन इज स्टैंडर्ड रेंट। अब ये स्टैंडर्ड रेंट क्या चीज है? तो यहाँ पर जो मेट्रो सिटीज हैं, बड़ी बड़ी शहर हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद वगैरह, तो यहाँ पर ये शहर जो है ये काफी ज्यादा महंगे शहर है, मेट्रो सिटीज हैं। तो यहाँ पर जब भी लोग किराए पर घर लेना चाहते हैं तो उन्हें आसानी से नहीं मिलता, या फिर मिलता भी है तो काफी ज्यादा रेंट वसूल किया जाता है उनसे, जो कि काफी ज्यादा गलत है। तो इसके लिए एक एक्ट बनाया गया जिसे कहते हैं रेंट कंट्रोल एक्ट। नाम से ही समझ आ रहा है कि रेंट को जो कंट्रोल करेगा, एक लिमिट में रखेगा। तो रेंट कंट्रोल एक्ट बनाया गया जिसमें ये असर्टेन या सर्टेन किया जाता है कि अगर ये घर है तो इसका रेंट इतना होगा, इससे ऊपर नहीं होगा। तो ये जो भी बड़ी मेट्रो सिटीज हैं उसमें ये स्टैंडर्ड रेंट का टॉपिक अप्लाई होगा कि एक लिमिट लगा दी जाती है रेंट कंट्रोल एक्ट के अंडर की इस घर की इतनी वैल्यू है तो आप इससे ज्यादा रेंट वसूल नहीं कर सकते, ताकि लोगों का शोषण ना हो और मनमाना रेंट लोग ना वसूल करें। इसके लिए ये स्टैंडर्ड रेंट का पॉइंट है। एंड फोर्थ वन इज एक्चुअल रेंट या डी फैक्टो रेंट, यानी कि जो किराया हमें मिला, यानी कि अगर किसी ने 5,000 रुपए महीने के अकॉर्डिंग अपना घर किराए पर दिया तो 5,000 इंटू 12 60,000 जो उसे रिसीव हुआ एक्चुअली, वो हो जाएगा यहाँ पर एक्चुअल रेंट या डी फैक्टो रेंट। तो अब यहाँ पर बात आती है कि ग्रोस एनुअल वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करना है जीएवी को। तो क्वेश्चन में हमें 4 चीजें दी होंगी, फेयर रेंट, म्युनिसिपल रेंट, स्टैंडर्ड रेंट और एक्चुअल रेंट। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इन दो को उठाना होगा, फेयर रेंट को और म्युनिसिपल रेंट को। इसमें हमें देखना होगा कौन सा ज्यादा है, यानी कि जो वैल्यू दी होगी जो बड़ी वाली होगी इसके सामने हम लिख देते हैं विच इज हायर। तो जो वैल्यू बड़ी होगी उसे हम उठाएंगे और उसे नाम दे देंगे ए। तो जो वो बड़ी वैल्यू आई उसे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ। अब इसमें जो छोटी वैल्यू होगी यहाँ पर लिख देते हैं विच इज लोअर। तो सबसे पहले हमने क्या कि इसे नाम दे देंगे बी। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में 4 चीजें दी होंगी, फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट और एक्चुअल रेंट। तो 4 चीजें दी होगी, हमें फेयर रेंटल वैल्यू जो होगी और म्युनिसिपल वैल्यू जो होगी उन्हें कंपेयर करना होगा। जो उसमें बड़ी होगी उसे उठाएंगे और उसे नाम दे देंगे ए। सेकंड वन, जो वो वैल्यू बड़ी वाली उठाई उसे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ। उन दोनों में जो कम होगा उसे उठा लेंगे और उसे नाम दे देंगे बी, और उसे हम कह देंगे एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू ईआरपी। तो जैसे हम अभी क्वेश्चन करेंगे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हमने बी निकाला उसे कंपेयर करेंगे एक्चुअल के साथ, बी को कंपेयर करेंगे एक्चुअल के साथ, और जो यहाँ पर हायर होगा वो हमारा जीएवी हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू में जो हायर है वो जो आएगा उसे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड के साथ जो उनमें लोअर होगा, और जो आएगा उसे कंपेयर करेंगे एक्चुअल के साथ जो उनमें हायर होगा, वो हमारा जीएवी हो जाएगा। तो अब इसका क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से है ये। तो यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं कि कोई मिस्टर ए है, उसका जो बिल्डिंग है या हाउस है उसकी हमें फेयर वैल्यू, रेंटल वैल्यू दी हुई है, म्युनिसिपल वैल्यू है, स्टैंडर्ड रेंट है और एक्चुअल रेंट है। तो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है जीएवी। तो किस तरह से फाइंड करना है वो देख लेते हैं।
सबसे पहले हमने अभी बात की थी, हमने दो चीजों को देखना होगा। सबसे पहले फेयर रेंटल वैल्यू और म्युनिसिपल वैल्यू, ये दोनों चीजें हैं हमारे पास। इसमें हमें देखना है बड़ा कौन सा है, हायर कौन सा है। तो फेयर रेंटल वैल्यू है 25,000 और म्युनिसिपल वैल्यू है 30,000। इसमें से बड़ा कौन सा है? 30,000। तो यहाँ पर हम नीचे वर्किंग नोट्स में लिख सकते हैं कि कंपेयरिंग वन, इसे हमने वन नाम दिया, वन एंड टू विच इज हायर। अब हायर कौन सा है यहाँ पर? म्युनिसिपल वैल्यू हायर आ गया 30,000। उसके बाद हमने जो बात की थी कि इनमें से जो हायर होगा, हायर आ गया 30,000, उसे कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट के साथ। तो इस 30,000 को इस 28,000 के साथ कंपेयर करना है। इसमें से जो कम है, कम कौन सा है? 28,000, यानी कि स्टैंडर्ड रेंट। उसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे कंपेयरिंग हायर वैल्यू जो कि है 30,000 विथ स्टैंडर्ड रेंट जो कि है 28,000। तो यहां पर हमारे पास आ गया ERV। तो हमें जो सॉल्यूशन दिखाना होगा इसका, ये चीज तो हम लिख देंगे वर्किंग नोट्स में कि हमने सबसे पहले कंपेयर किया फर्स्ट और सेकंड को, उसमें से जो हायर था जो कि था 30,000, फिर उस 30,000 जो हायर वैल्यू आई उसे कंपेयर कर दिया स्टैंडर्ड रेंट के साथ। इसमें से जो लोअर है यहाँ पर हम लिखेंगे इसके साथ विच इज लोअर। लोअर कौन सा है? स्टैंडर्ड रेंट। तो 28,000 रुपए आ गई ERV, एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू। सोल्यूशन में लिख देंगे डायरेक्ट। उसके बाद देखेंगे एक्चुअल रेंट क्या है। एक्चुअल रेंट जो कि है 40,000। इसमें से अब हम देखेंगे हायर कौन सा है। हायर है 40,000, तो ये आ गया GAV, ग्रोस एनुअल वैल्यू। यहाँ पर हमें इन दोनों को ERV और एक्चुअल रेंट को ऐड या लेस कुछ नहीं करना है। इसमें हमने देखना है हायर कौन सा है, बड़ा कौन सा है, ग्रेटर कौन सा है। 28,000 और 40,000 में बड़ा है 40,000 यानी कि एक्चुअल रेंट। तो ग्रोस एनुअल वैल्यू हो गई 40,000। तो काफी सिंपल सा एग्जाम्पल था। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं कि कोई मिस्टर बी है, उसका एक हाउस है जिसकी फेयर रेंटल वैल्यू दी हुई है हमें। फेयर रेंटल वैल्यू है 50,000, म्युनिसिपल वैल्यू है 70,000 और एक्चुअल रेंट 1,00,000। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें इस चीज में उलझना नहीं है कि इसमें हमें तीन ही चीजें दी हुई हैं। स्टैंडर्ड रेंट तो दिया ही नहीं हुआ। अगर स्टैंडर्ड रेंट नहीं है तो कोई बात नहीं है, हमें सिंपली अपने रूल को फॉलो करना है। सबसे पहले फेयर रेंटल वैल्यू और म्युनिसिपल वैल्यू को कंपेयर करना है। जो हायर है, हायर कौन सा है? 70,000। अगर यहाँ पर स्टैंडर्ड रेंट होता तो 70,000 को उससे कंपेयर करते, जो वैल्यू छोटी होती उसे कंपेयर करते एक्चुअल के साथ। यानी कि यहाँ पर स्टैंडर्ड तो है ही नहीं, तो 70,000 को डायरेक्ट कंपेयर करेंगे एक्चुअल के साथ। यानी कि एक्चुअल रेंट ज्यादा है 1,00,000 रुपीस, तो GAV आ गई 1,00,000। काफी सिंपल सा था। इसी तरह से कोई मिस्टर C है, उसकी हमें हाउस की वैल्यू दे रखी है फेयर रेंटल वैल्यू 80,000। उसके बाद हमें दिया हुआ है स्टैंडर्ड रेंट 50,000 और डी फैक्टो रेंट जो कि है 38,000। तो इस सब में अब हमें क्या करना है? वही सेम GAV फाइंड करना है। किस तरह से करेंगे? सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं फेयर रेंटल वैल्यू और म्युनिसिपल वैल्यू को, लेकिन इस क्वेश्चन में म्युनिसिपल वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो फेयर रेंटल वैल्यू को डायरेक्ट कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से। तो इन दोनों में जो छोटा है उसे लेंगे। यहाँ पर छोटा है स्टैंडर्ड रेंट यानी कि 50,000 रुपए, तो ये आ गया ERV, एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू।
उसे कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से। लेकिन हमारे पास तो यहाँ पर एक्चुअल रेंट नहीं है, लेकिन हमने अभी बात की थी कि एक्चुअल रेंट को ही डी फैक्टो रेंट भी कहते हैं। तो डी फैक्टो रेंट है 38,000। इसमें जो वैल्यू बड़ी है तो सबसे पहले तो यहाँ पर लिखेंगे डी फैक्टो रेंट जो कि है 38,000। अब इसमें बड़ी वैल्यू कौन सी है? 50,000। तो जीए भी आ गया 50,000। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। तो इस तरह से हमें फाइंड करनी होगी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ये तो आ गई ग्रॉस एनुअल वैल्यू। लेकिन हमने इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही बात की थी कि एनुअल वैल्यू क्या चीज है। अभी हमने जो फाइंड किया वो था ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस में से कुछ लेस करेंगे तो नेट आता है। जैसे कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब लिखते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से कुछ ओवर एक्सपेंसेस वगैरह लेस होते हैं, फिर आता है नेट प्रॉफिट। तो इसी तरह से यहाँ पर हमने ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाली है, उसमें से कुछ चीज लेस करेंगे तो ही ये नेट एनुअल वैल्यू आएगी। इसे मैनुअल वैल्यू कहेंगे, नेट एनुअल वैल्यू। तो इसमें से लेस क्या करना होगा? इसमें से लेस करना होगा म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स। तो यहाँ पर जो म्युनिसिपल टैक्स क्या चीज है? जैसे हमने म्युनिसिपल वैल्यू की बात की थी कि नगर पालिका में म्युनिसिपैलिटी जो होती है, लोकल अथॉरिटी, वहां पर हमारे बिल्डिंग की, हाउस की एक वैल्यू होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें टैक्स देना होता है। तो क्वेश्चन में ऐसे लिखा आएगा कि म्युनिसिपल वैल्यू है किसी घर की 50,000 रुपए और म्युनिसिपल टैक्स जो है वो है 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, यानी कि 50,000 का 10% 5,000 रुपए आ जाएगा म्युनिसिपल वैल्यू, यानी कि म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल वैल्यू है 50,000 और म्युनिसिपल टैक्स है 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। 50,000 का 10% हो गया 5,000 रुपए, तो 5,000 म्युनिसिपल टैक्स आ जाएगा। तो ये म्युनिसिपल टैक्स का कंसेप्ट क्या है? यहाँ पर हमें 2-3 पॉइंट ध्यान में रखने हैं कि म्युनिसिपल टैक्स हमेशा कैश बेसिस पर होगा, अक्रूवल बेसिस पर नहीं होगा। अब कैश बेसिस या अक्रूवल बेसिस क्या होता है? ये कैश बेसिस पर होगा, अक्रूवल बेसिस पर नहीं होगा। अब ये क्या चीज है? कैश बेसिस का मीनिंग कि जब जब हम म्युनिसिपल टैक्स को पे करेंगे सिर्फ तब ही वो लेस होगा। अगर क्वेश्चन में लिखा आ जाए कि म्युनिसिपल टैक्स अनपेड या फिर येट नॉट पेड, अगर क्वेश्चन में इस तरह से लिखा जाए कि म्युनिसिपल टैक्स जो है वो येट नॉट पेड या अनपेड है, तो हमें क्वेश्चन में म्युनिसिपल टैक्स को नहीं छेड़ना है। जब क्वेश्चन में लिखा है कि म्युनिसिपल टैक्स पेड, सिर्फ तभी वो लेस होगा। अभी हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। और दूसरा पॉइंट ये है कि म्युनिसिपल टैक्स हमेशा ओनर पे करेगा, टेनेंट पे नहीं करेगा। अब ओनर तो जैसा हम जानते हैं मालिक होता है, लास्ट वीडियो में भी बात की थी रजिस्टर्ड ओनर क्या होता है। तो ओनर पे करेगा जब म्युनिसिपल टैक्स को, तभी वो लेस होगा, वरना नहीं होगा। अगर टेनेंट क्या होता है, जिसे हमने किराए पर दिया वो होता है टेनेंट। तो टेनेंट अगर पे करेगा म्युनिसिपल टैक्स तो वो लेस नहीं होगा। अभी इसका भी एग्जांपल लेंगे। तो 2 पॉइंट की हमने म्युनिसिपल टैक्स से रिगार्डिंग की। एक तो वो जब जब पे करेंगे सिर्फ तभी लेस होगा। अगर क्वेश्चन में अनपेड या येट नॉट पेड वर्ड आ गया तो उसे हमने नहीं छेड़ना है, उसे लेस नहीं करना है। और म्युनिसिपल टैक्स अगर ओनर पे करेगा तो लेस करेंगे, अगर टेनेंट पे करेगा तो उसे लेस नहीं करेंगे। 2 पॉइंट तो हो गए ये। उसके बाद जो म्युनिसिपल टैक्स अगर लिखा आ जाए कि म्युनिसिपल टैक्स पेड इन प्रीवियस ईयर अलोंग विद लास्ट 4 ईयर्स, तो ये क्या चीज है? इसका मीनिंग है कि म्युनिसिपल टैक्स हमने लास्ट ईयर का तो पे किया ही है, प्रीवियस ईयर पिछले साल का तो पे किया ही है, उसके साथ साथ उससे पहले के 4 सालों का भी पे किया है। यानी कि अगर उससे पहले के 4 सालों का प्रीवियस ईयर में पे किया है तो पहले पे नहीं किया होगा। अगर पहले पे नहीं किया होगा तो पहले लेस भी नहीं किया होगा। तो अब यहाँ पर पिछले साल का भी लेस करेंगे और
उससे पहले के 4 सालों का भी लेस करेंगे। इसका भी एग्जांपल देखते हैं। तो ये जो भी हमने कंसेप्ट की बात की ये अब आपको एग्जांपल के थ्रू समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर हम एग्जांपल की बात करें कि फाइंड द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस ऑफ मिस्टर रमेश whose fair rental value is 28,000, municipal value is 30,000, standard rent is 45,000, actual rent received is 50,000 and municipal tax paid at 10% of municipal value। तो यहाँ पर हमें एक बात पर ध्यान देना होगा कि यहाँ पर इस एग्जाम्पल में उसने कहा है कि फाइंड एनुअल वैल्यू। तो यहाँ पर हमने जो भी अभी तक 3-4 एग्जाम्पल किए उसमें हम फाइंड कर रहे थे ग्रोस एनुअल वैल्यू, लेकिन यहाँ पर हमें फाइंड करने के लिए कहा है एनुअल वैल्यू ताकि वो टैक्स दे पाए। तो एनुअल वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले फाइंड करनी होगी ग्रोस एनुअल वैल्यू क्या होगी उसके घर की। तो यहाँ पर सबसे पहले सेम प्रोसीजर होगा, फेयर रेंटल वैल्यू और म्युनिसिपल वैल्यू को कंपेयर करना है, इसमें से जो हायर है। तो फेयर रेंटल वैल्यू यहाँ पर हम वर्किंग नोट्स में लिख देंगे नीचे, कंपेयरिंग fair rental value and municipal value which is higher। अब इसमें से हायर कौन सी है, वो है 30,000, म्युनिसिपल वैल्यू ज्यादा है तो ये आ गया 30,000। उसके बाद कंपेयरिंग $30,000 विद स्टैंडर्ड रेंट। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड रेंट है 45,000 विच इज लोअर। तो अब 30,000 और 45,000 में से लोअर कौन सा है, 30,000, तो वो आ गया ERV, एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू आ गई 30,000। तो उसे कंपेयर करना होगा, एक्चुअल रेंट रिसीव हमें हुआ है 50,000, तो एक्चुअल रेंट हमें मिला है 50,000। तो GAV ग्रोस एनुअल वैल्यू आ गया हमारे पास 50,000 रुपए। तो यहाँ पर जो हमने अभी तक क्वेश्चन को किया दोबारा इसे रिकॉल करते हैं कि मिस्टर रमेश के घर की हमें एनुअल वैल्यू निकालनी है। अभी तक हम जो भी एग्जांपल कर रहे थे उसमें हमने ग्रोस एनुअल वैल्यू को फाइंड किया था। तो एनुअल वैल्यू निकालनी है तो फेयर रेंटल वैल्यू हमें दी हुई है और म्युनिसिपल वैल्यू दी हुई है, तो इन दोनों को कंपेयर किया, इसमें से जो हायर है, कंपेयरिंग फेयर रेंटल वैल्यू एंड म्युनिसिपल वैल्यू विच इज हायर, 30,000 हायर है, तो 30,000 रुपए को कंपेयर किया स्टैंडर्ड रेंट के साथ जो कि है 45,000। इन दोनों में से अब जो लोअर है, लोअर कौन है, 30,000, तो 30,000 आ गई एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू, उसे कंपेयर किया एक्चुअल के साथ, एक्चुअल है 50,000। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 50,000, तो 50,000 आ गई GAV। लेकिन अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि ये आई है GAV। तो यहाँ पर हमें फाइंड करनी है एनुअल वैल्यू। तो यहाँ पर एक चीज और दी हुई है हमें, वो है म्युनिसिपल टैक्स 10%। तो GAV आ गई, इसमें से लेस कर देंगे म्युनिसिपल टैक्स 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू है 30,000, 30,000 का 10% 3,000 रुपए, तो 3,000 रुपए लेस कर देंगे तो 47,000 47,000 रुपए आ गया। क्या आ गया ये आ गई एनुअल वैल्यू। तो जो मिस्टर रमेश है उसके घर की एनुअल वैल्यू आ गई 47,000 रुपए, यानी कि ये 47,000 वो वैल्यू है जिस पर वो अपने घर को रेंट पर दे सकते हैं। ये वो रेंट नहीं है जो एक्चुअली रिसीव हुआ, ये वो वैल्यू होती है जिस पर घर को रेंट पर दिया जा सकता है। तो अब ये तो था सिंपल क्वेश्चन की एनुअल वैल्यू को फाइंड करना है, लेकिन अगर यहाँ पर दिया होता कि म्युनिसिपल टैक्स है 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू पेड बाय मिस्टर रमेश, तो यहाँ पर लिखा गया है कि म्युनिसिपल टैक्स को रमेश ने ही पे किया, रमेश ही ओनर है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, जो 3,000 रुपए लेस किए हैं वो एज इट इज रहेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर लिखा आ जाए कि म्युनिसिपल टैक्स एट 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू पेड बाय टेनेंट, तो उस केस में क्या होगा कि
हमने अभी बात की थी कि म्युनिसिपल टैक्स की कंडीशन है कि ये हमेशा ओनर के द्वारा पे किया जाना चाहिए। अब टेनेंट वर्ड आ गया तो म्युनिसिपल टैक्स को यहाँ से लेस नहीं करेंगे, तो यही आ जाएगी जो जीएवी है, यही हो जाएगी एनुअल वैल्यू भी, क्योंकि टेनेंट ने पे किया है तो उसे लेस नहीं करते होते। अब यहाँ पर एक और केस बना देते हैं कि म्युनिसिपल टैक्स एट 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू येट नॉट पेड, कि अभी तक पे नहीं किया, तो उस केस में क्या होगा, जब पे ही नहीं किया तो लेस भी नहीं होगा, जीएवी और एनुअल वैल्यू सेम आ जाएगी। अगर यहाँ पर लिखा आ जाए म्युनिसिपल टैक्स अनपेड, अनपेड है, तो भी उस केस में भी लेस नहीं करेंगे, यानी कि पे ही नहीं किया तो लेस भी नहीं करेंगे। तो ये सब चीजें हैं। लेकिन अब अगर यहाँ पर आ जाए कि म्युनिसिपल टैक्स पेड एट 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू फॉर प्रीवियस ईयर अलोंग विद लास्ट 4 ईयर्स, कि म्युनिसिपल टैक्स जो पे किया है वो प्रीवियस ईयर के साथ साथ लास्ट के 4 सालों का भी पे किया है, तो इस केस में क्या होगा, तो यहां पर म्युनिसिपल टैक्स तो लेस होगा, लेस म्युनिसिपल टैक्स 3000 रुपए होता है, 30,000 का 10%, यानी कि 3000 तो हो गए प्रीवियस ईयर वाले, लेकिन 4 साल पहले वाले भी हैं, तो 3000 इंटू 4 12,000 वो हो गए, प्लस प्रीवियस ईयर वाले 12,000 और 3,000 टोटल हो गए 15,000, तो 15,000 रुपए म्युनिसिपल टैक्स लेस हो जाएगा, तो ये आ गया 35,000 आ गई एनुअल वैल्यू। तो ये जो भी म्युनिसिपल टैक्स के केस थे ये सभी हमने कर लिए। सबसे पहले हमने सिंपल क्वेश्चन किया, उसमें हमने 3,000 रुपए टैक्स को लेस किया और एनुअल वैल्यू आ गई। फिर हमने किया कि अगर लिखा आ जाए येट नॉट पेड या अनपेड तो लेस नहीं करेंगे, अगर लिखा आ जाए पेड बाय टेनेंट तो भी लेस नहीं करेंगे, अगर लिखा आ जाए पेड बाय ओनर या पेड बाय मिस्टर रमेश तो लेस करेंगे। उसके बाद लिखा आ गया कि प्रीवियस ईयर के साथ साथ पिछले 4 सालों का भी पे किया है, तो उस केस में भी क्या होगा कि पिछले 4 सालों का भी लेस करेंगे और प्रीवियस ईयर का भी लेस करेंगे, तो 15,000 रुपए लेस कर दिया, एनुअल वैल्यू आ गई 35,000 रुपए। तो ये थी बात एनुअल वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करना है। तो सबसे पहले हमने बात की ग्रॉस एनुअल वैल्यू की, कि ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या है, उसके लिए हमें 4 चीजें चाहिए, फेयर रेंटल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट और एक्चुअल रेंट, या जैसे हम डी फैक्टो रेंट भी कहते हैं। तो इन सबको कंपेयर करना है। सबसे पहले फेयर रेंटल वैल्यू को म्युनिसिपल वैल्यू के साथ कंपेयर करना है जो हायर है, जो आएगा उसे कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट के साथ जो लोअर है, फिर जो आएगा वो हो गया ERV एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू, उसे कंपेयर करना है एक्चुअल रेंट जो मिला है या डी फैक्टो रेंट जो मिला है, जो हायर होगा वो हमारा GAV आ जाएगा, और उसमें से फिर म्युनिसिपल टैक्स को लेस करेंगे और फिर हमारे पास आ जाएगी एनुअल वैल्यू। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डिडक्शन किस तरह से मिलती है। यही था इस वीडियो में, काफी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसके बिना नेक्स्ट वीडियो किसी काम की नहीं रहेगी। तो सबसे पहले इस कंसेप्ट को समझना होगा, तो ही नेक्स्ट वीडियो में समझ आ पाएगा। तो यही था इस वीडियो में, लास्ट वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, थियोरेटिकल एस्पेक्ट है कंप्लीट, सो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।